हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि MS-24 इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इग्नू MBA के अंदर है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर MBA कर रहे हैं इग्नू से, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो अभी तक आए हैं पिछले 10 साल में, और उसमें जो रिपीट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये गिने चुने 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो आप पक्का पूरे नंबर के साथ पास होंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो है मैंने पिछले 10 साल का पूरा एनालिसिस बनाया है, एनालाइज किया है कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसमें आर लिखा हुआ रिपीट किए हुए हैं। तो मैं पूरे डिस्कस करूँगा इस वीडियो को बनाने में। आप देख रहे हो कि बहुत ही मेहनत किया हुआ है और ये गिने चुने MBA के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी जब मैं आऊँ आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हों एग्ज़ाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको बताने हो तो वो वीडियो आपको पास मिले। तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ये ना हो कि एग्ज़ाम निकल जाए और जब वो वीडियो आपके पास आए तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। और क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितना मेहनत किया होगा इस वीडियो को बनाने में। और आप गिने चुने जो है MBA के स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको देखे और चले जाए, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो MS-24 है ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर। ये आपका 100 नंबर का मार्क्स होगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे के लिए होगा। तो इसमें कई बार जो है लगातार क्वेश्चन भी दे देता है, कई बार इसमें केस स्टडीज दे देता है। तो केस स्टडीज जो है कंपलसरी है, वो सेक्शन B के अंदर में आएगी। और बाकी जो सेक्शन A है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से। तो मैं केस स्टडीज कैसे करना है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हट के आता है, वो कभी आपने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में मैं पूरी टैक्टिस बताऊँगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनके बारे में भी कैसे करना है वो सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है ताकि जो है आप मिनिमम एफर्ट्स में और जो है आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो इस चैनल का मकसद सेल्फ ज्ञान का सिर्फ इतना ही है कि आप जो है अपनी डिग्री को टाइम से कंप्लीट कर सकें और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, इग्नू की गाइडेंस मिल सके, क्योंकि गाइडेंस की बहुत कमी होती है, कोई बताता नहीं है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आता है इग्नू में तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बीच बीच में जो भी अपडेट है आपके कोर्स से रिलेटेड वो मिलती रहे। तो सेक्शन A का सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट हेडिंग ही इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसके कोर्स का, कोड का। तो एक क्वेश्चन आप कंफर्म समझो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको आना चाहिए कि क्या है, क्या अप्रोचेज हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, वो आएगा ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2 अप्रोच आपको इसमें बतानी है इंडियन सिनेरियो के संदर्भ में जो करंट में चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ये है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में ये क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ यूनियन ब्रीफली स्टेट द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन यूनियनाइज, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बार्गेनिंग वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर लेना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है ना, उसको बताना है। इनलिस्ट द एलिमेंट ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरी और ब्रीफ ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग के संबंध में बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो बतानी है। एक ये भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी कह सकता हूँ, कई बार पूछा है कि होल्डिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी अगेंस्ट द एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक डोमेस्टिक इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, डिसिप्लिन, है ना। तो सर्टेन एक्ट किस तरीके से, एलाइज मिसकंडक्टिंग साइटिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलता रहेगा आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि 4 नोट्स शॉर्ट नोट्स करने हैं और ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो वर्कर पार्टिसिपेशन, तो उसका रेशनल है फॉर द वर्कर पार्टिसिपेशन, ये आपको आगे भी मिलेगा, रिपीट क्वेश्चन है। ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, रिपीट होगा आगे भी, इसको कर लेना। एडजुडिकेशन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट होगा, इसको करना है। ये फर्स्ट टाइम आया है। नेगोशिएटिंग मॉडल, ये दूसरे टाइप से पूछा जाता है, यहाँ पे नेगोशिएटिंग मॉडल के रूप में है। नेगोशिएशन के बारे में, यहाँ पे नेगोशिएटिंग मॉडल लिखा हुआ है, नेगोशिएशन के बारे में ये क्वेश्चन आता है, आगे दिखाऊंगा किस तरीके से आया हुआ है। उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ मैनेजरल डिसीजन एक बार आया है, मैनेजरल एसोसिएशन एक बार आया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन IR है, तो IR ये इंडस्ट्रियल रिलेशन ही, बट यहाँ पे कनाडा पूछा है ना।
तो ये ग्लोबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, आगे इसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू द ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेट इंटरवेंशन बिकमिंग द इंक्रीजिंग एविडेंट इन IRS, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बीच में बताना, ग्लोबलाइजेशन की फीचर्स बनानी, ठीक है, कैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद ये भी रिपीट क्वेश्चन है, लेबर पॉलिसी करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या लेबर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। हिस्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव बिहाइंड द लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द लैंडमार्क ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में दैट इज क्वेश्चन आस्क किया जाता है, और लेबर पॉलिसी के बीच में तो रिपीट होगा, आगे आप देखेंगे इसके बारे में। ट्रेड यूनियन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड मेथड ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द यूनियन मेंबरशिप एंड स्टेट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछा, ईच ऑफ दिस मेथड, ठीक, ये कर लेना है। एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन करके क्वेश्चन आता है, NCL वाला क्वेश्चन आता है, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या NCL आ जाए, यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ऑन लेबर आ जाए, तो दोनों में एक क्वेश्चन काम होगा। Discuss the origin, grow, aim and objective of the employees organization in India. Desire the first National Commission of India (NCL). Observation of the employee organization in India। तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन और NCL के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है बार्गेनिंग वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ILO, ठीक है, रोल ऑफ ILO वेरी इंपॉर्टेंट है, ILO का रोल आपको आगे भी पूछा जाएगा। चलो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया फंडामेंटल राइट्स, आपको मिलेगा आगे भी। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखा होगा, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिस्क्राइब प्रीरिक्विजिट फॉर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो रिपीट है, ये आगे आएगा, मैं बता देता हूँ इसमें। यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका एक आता है, रेड हॉट स्टोर रूल आता है, रिपीट है ये दोनों क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल रिलेशन गांधीयन अप्रोच एक बार आया है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन तो बार बार आता ही है किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन यहाँ गांधीयन अप्रोच के बारे में आया। डिसिप्लिन वाला क्वेश्चन रिपीट है, कैसे डोमेस्टिक इंक्वायरी अगेंस्ट एम्प्लॉय कर सकते हैं, ये रिपीट है, ऊपर भी आया था, सेम है। ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर आता है, रिपीट हो गया यहाँ पे। लेबर्स लॉ रिपीट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिपीट हो गया, जो ऊपर आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह वाला, है ना, तो इसको भी कर लेना। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। बार्गेनिंग आ गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहाँ पे दोनों मिक्सअप हो गए, है ना। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन वाला रिपीट होगा सेम, ये फर्स्ट टाइम आया कि सिस्टम मॉडल क्या है, जॉन टी डुनलॉप वाला, वाई इट इज़ कंसिडर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों कंसिडर किया जाता है। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन वाला दोबारा आ गया, पॉलिसी डिसीजन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपीट हुआ, ऊपर आया था। ये मैनेजरियल एसोसिएशन, मैनेजरियल यूनियन एक बार आया है ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजरियल यूनियन इन इंडिया, डिस्क्राइब द वेरियस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द मैनेजरियल एसोसिएशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन एंड मैनेजरियल ट्रेड। इसके बाद ये रिपीट है, ग्लोबल ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के संदर्भ में ग्लोबल ट्रेड फर्स्ट में आया था ऊपर सबसे, है ना, रिपीट है। ट्रेड यूनियन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया। नेगोशिएशन एंड एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेसफुल नेगोटिएटर, नेगोशिएशन वो ऊपर जो आया था नेगोशिएशन वाला आया था ना, वही है, उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। पार्टिसिपेशन ये है, डिस्क्राइब द रेशनल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इशू इन्वॉल्व टू द पार्टिसिपेटिव फॉरम्स, रिपीट होता है ये भी, वैसे ये छोड़ देना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। व्हाट इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रीवियंस, ग्रीवियंस क्या है, ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर, रिपीट हो गया। ग्रीवियंस वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन लेबर पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज एक बार आया है। डिस्कस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हाल द हाईली द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, ये रहने दो। बार्गेनिंग प्रोसेस दोबारा रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अप्रिशिएट पार्टिसिपेटिव फोरम, जो पार्टिसिपेटिव फोरम में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। रोल ऑफ ILO दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद लेबर पॉलिसी रिपीट हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बिहाइंड द लेबर पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन ऊपर भी आया था, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना, आपको इसको करना ही करना है। Describe the factor responsible for the failure participative scheme in India, discuss the strategy and making the participative forum, वाला दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है, ऊपर भी पार्टिसिपेटिव फॉर्म वाला आया था, घूम के आ रहा है, रिपीट है ये भी। एडजुडिकेशन रिपीट हुआ है, ILO रिपीट हुआ है।
ट्रेड यूनियन रिपीट हुआ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग रिपीट हुआ है, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ इंडिया दोबारा रिपीट हो गया है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लीज़ इनको कर लेना है। एडजुडिकेशन रिपीट हुआ है, रेड हॉट सेल स्टोव रूल रिपीट हुआ है, सक्सेसफुल नेगोटिएटर नेगोटिएटर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पार्टिसिपेटिव फॉर्म मैनेजमेंट में रिपीट हुआ है बार बार। इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे मैरिक्स्ट अप्रोच के बारे में पूछा है, ये एक ही बार आया, छोड़ देना इसको। अब हम बात करेंगे कि आपको केस स्टडीज कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है इसका द मेन इशू इज़ कि ये सबसे अलग हट के आता है, आप इसको कभी पढ़ते नहीं हैं। तो हमें जो है जो चीज़ें हमने ऊपर सोची है, जो एक्ट हमने ऊपर पढ़े हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने ऊपर पढ़े हैं, जो प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हैं, वो सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं। कैसे ट्रेड यूनियन काम करता है, कैसे जो है एक इंक्वायरी, डोमेस्टिक इंक्वायरी कैन भी वो भी हैंडल कर सकते हैं किसी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो जब क्योंकि वो क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो वही चीज़ें हमें इस केस सीरीज के अंदर में यूज करनी है। जैसे आपको कोई दे देगा, कोई वर्कर है वो काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय है या कुछ प्रॉब्लम इशू कर रहे हैं, HR इशू आ रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब चीज़ें हमें इशू करना है। देखो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिफाई करना है आपको इशू, उस केस स्टडीज़ के अंदर ऐसे करके आएगा। आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ कौन से एक्ट के अंदर में इसमें आप काम करेंगे, इस तरीके से पूछते हैं। जैसे आप मान लिया एज ए आप जनरल मैनेजर हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे, है ना, कैसे डील करेंगे। तो इसमें आपका खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और वही जो चीज़ें हमने MS-24 के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पढ़ी है, वही चीज़ों को इसके अंदर आपको लिखना है। घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें आपका खुद का अप्रोच है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद इसी तरीके से अपनी केस स्टडीज को किया है, और मुझे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि हमें उसमें खुद लिखना है कि हमें उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, हम उसको क्या लूज कर सकते हैं, हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट वे फॉर द सोल्व द प्रॉब्लम, है ना। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इंडिविजुअल के, डिफरेंट एक्ट्स हो सकते हैं। कोई किसी वर्कर को दूसरे तरीके से हैंडल करता है एज ए मैनेजर, कोई दूसरे तरीके से हैंडल करता है, तो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो बट सम रूल्स यू हैव टू फॉलो एज पर द डिपार्टमेंट। सो आपको जो है कौन से रूल फॉलो करने हैं, आउट ऑफ रूल नहीं जाना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करना है, अदरवाइज एज ए मैनेजर यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो जो रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से है वही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी मर्ज़ी से किसी को ऐसे ही नहीं कुछ भी कर सकते आप सब, अदरवाइज आप जो है लीगल इश्यूज को फेस कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें आपको इस चीज़ में मेंशन करके काफ़ी बड़ा करके लिखना है। ये नहीं आपके ये 2 क्वेश्चन आए, जैसे अब मैं ऊपर वाला बता देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन आए, लगभग 8-8, 10-10 पेज, लगभग क्योंकि 40 पेज का है, लगभग आपको इसमें कम से कम इन 3 पेज के अंदर आपको लगभग 10 या 9 पेज आपको कम से कम भरने चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन को 3-4 पेज पे लिखना है, क्वेश्चन को 3-4 पेज पे, तब आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिखते जाना है, एज ए जो रूल है वो रखते जाना है, इश्यूज हैं वो लिखते जाना है, हैंडलिंग प्रोसीजर लिखते जाना है, घबराना नहीं है और उसको इलेबोरेट करते जाना है। तो यही एक प्रैक्टिस है और यही सब फॉलो करते हैं। आपको चाहे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने जो ये ऊपर के क्वेश्चन अगर सब कर लोगे तो वही चीज़ें हम इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर फॉलो करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, जैसे अब नीचे दिखा देता हूँ मैं, इसके मेन प्रॉब्लम ही पूछेगा इसमें क्या है ना, आप कौन सी अप्रोच इसमें यूज करोगे इस केस को हैंडल करने के लिए, है ना, और हैंडल करने में क्या क्या इशू आ रहे हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं और आप उनसे एग्री करते हो या नहीं करते हो, आप कौन से स्टेप फॉलो करोगे और क्यों करोगे। तो जनरली एज पर रूल यू हैव टू फॉलो। तो यही सब चीज़ें आपको करनी है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और देखो वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है और गिने चुने 1000-1200 स्टूडेंट होंगे MBA के, तो इतने इन स्टूडेंट के लिए हेल्प करना, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो जिस तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन बढ़ाया है तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले और एक रास्ता मिले ताकि आप अपनी डिग्री को जल्दी कंप्लीट कर सकें। और आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस कोड के ऊपर वीडियो चाहिए। जैसे ही इस कोड के लिए भी मेरे पास कमेंट आया था
और कई बार कमेंट आया। अब मैं बाकी वीडियोस बनाने में बिजी था, और क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज आपकी वीडियो पहले बनेगा, उसके बाद जो है ये सब वीडियोस बनेंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। तो आप भी अपना वादा पूरा करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखो अच्छा लगता है। मान लिया 500 व्यू आते हैं, इतनी स्टूडेंट होगी, कम से कम 250 व्यू तो दे लाइक तो कर सकते हो, है कि नहीं? उसमें कौन सा पैसा जा रहा है? इस वीडियो को पूरा PDF बनाना, एनालिसिस करना बहुत मेहनत लगती है, और ये कोई देखो जनरल वीडियोस भी नहीं है। और मैं आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले आगे भी कुछ टैक्टिक्स बताने की कोशिश करूँगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जो है वीडियो टाइम से मिल सके। तो ये है सारस्वत जी जो हैं, उन्होंने बहुत कमेंट किया इस वीडियोज़ के बारे में, तो मैं इसीलिए उनके लिए बना रहा हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि सबकी हेल्प हो सके। उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम आ चुका है, प्लीज़ हमें तैयारी करना है। तो आप भी पर्टिकुलर अपना कोई भी वीडियोज़ हैं उसके बारे में बता सकते हैं। और इग्नू की हर तरीके की हेल्प और गाइडेंस के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और तब तक आप अपने एग्ज़ाम में की तैयारी करें। कोई भी अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और तैयारी रखें, अच्छे नंबर के साथ पास हो। आप समझ ही गए कौन से क्वेश्चन आपको करने और कौन से आते हैं। आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ उसी लेसन के अंदर उसी टॉपिक को पढ़ना है। अगर टाइम कम है और वही आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लेने का। और पिछली बार भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने पास किया था। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।